और व्यूवर्स क्या हाल है आपके। तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पेरेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में से एक है। एज ये वाला चैप्टर हमारे 10th क्लास में थे ना, तो बहुत अच्छा समझ में आता हमको कि असल में ये चैप्टर में होता है क्या है, करेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो जो सर्किट वगैरह होता है ना, वो हमको बहुत अच्छे समझ में आता है। तो आज जो हम आपके सामने खड़े हैं ना, हम ऐसा कुछ थ्योरी वगैरह पूरा पढ़ के नहीं आए, हम बस टॉपिक देके लाइन बाय लाइन और हम आपके सामने हाजिर है। असल में पूरी तरह से ऐसा नहीं है, हम क्या कहते हैं, बस टॉपिक्स देख के आके आपको समझा सकते थे, बट वो कहीं ना कहीं हम कीवर्ड में फंस सकते थे। तो इस जो कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, इसको और बेहतर करने के लिए ना, हम बुक को थॉरली रीड किया। थॉरली मतलब जो जो कीवर्ड्स था उसको लिए, ताकि हम और अच्छे से आपको समझा पाए और आप एग्जाम में वो कीवर्ड को यूज़ कर सके, तो आपको फुल नंबर मिल सके। इस वजह से हम रीडिंग वगैरह किए हैं। हम ऐसा झूठ नहीं बोल रहे कि भाई हम कुछ देखे ही नहीं, बस देखिए हाँ करंट क्या है, करंट आगे बता दिया नहीं। हम थोड़ा देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। एज आके हम समझा तो देते, बट वो कीवर्ड कहीं ना कहीं मिस हो जाता तो फ़ायदा नहीं रहता। और एक और बात, ये वीडियो शुरू होने से पहले हम बता दे रहे कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अब हमको पता नहीं कितना लंबा जाएगा, बट थोड़ा लंबा तो जाने वाला है। अब वही बात है कि आपको यही सेम टॉपिक 10 से 20 मिनट में मिल जाएगा, बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो और वो भी ये बोलेंगे कि हाँ इसमें सारे कंटेंट हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स थे पहले वाले पार्ट में सारे आपको कवर किए जाएंगे 10-20 मिनट में। तो ज़रा समझो एक 10-20 मिनट का है, उसमें भी सारे टॉपिक्स कवर है, और एक कुछ 1 घंटे के आसपास लेक्चर होगा और उसमें भी सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो आपको समझ नहीं आ रहा ना कि किसमें कितना चेंजेस हो सकता है, तो समझ के देखना कि कौन सा वीडियो आपको देखना है। एज देखो, पढ़ने वाला जो आएगा ना, उसके लिए घंटा भर भी कम लगेगा, बट जिसको पढ़ना नहीं होगा, बस लेक्चर देखने हैं हाँ भाई ये वो, तो उसको 5 मिनट भी ज़्यादा लगने वाला है। तो आपको देखना है कि भाई पेपर आपको सही में निकालना है, तो वो 5-10 मिनट में नहीं निकलने वाला है। ये आपको भी मालूम होना चाहिए अगर आप 10th क्लास में हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है। ठीक है, सिंपल छोटा सा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज अपने को मालूम है क्या होता है, एक प्लस साइन का होता है, एक माइनस साइन होता है। ठीक, और ये भी मालूम है चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर सेम चार्ज है सामने रखोगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, रेपल करेगा, दोनों को ढकेलेगा, दोनों तरफ दूर दूर भागना चाहेगा। वही अगर ऑपोजिट साइन का हुआ तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, दोनों अपने पास उसको खींचेगा। ठीक है, दोनों अपने पास आके खींचेगा। ठीक, इतना प्रॉपर्टी सबको मालूम है। अब चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है वो सबको मालूम है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो 9th क्लास का पार्ट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चार्ज का यूनिट वगैरह देखते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। ठीक, ऐसा यूनिट का बात करते हैं। अब ऐसा यूनिट क्या है इसका, कूलम है। ठीक है, आप इसको कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका स्मॉलर यूनिट भी होता है, एक होता है हमारा मिली कूलम, एक होगा हमारा माइक्रो कूलम, और एक है हमारा नैनो कूलम। नैनो कूलम सबसे ज़्यादा छोटा यूनिट है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है ना, सिंपल बात है, सब में 3 करके बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाना है देखिए, ये हमारा हो गया मिली कूलम, ये हो गया हमारा माइक्रो कूलम, और ये होगा हमारा नैनो कूलम। कितना सिंपल, अगर आप इसको लाइन बाय लाइन अगर समझो तो बहुत ज़्यादा सिंपल यूनिट है। ठीक है, तो इसमें कुछ रट नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको ये ऐसा यूनिट है, कंफर्म हो गया, कूलम होता है, इसका स्मॉल यूनिट भी आपको इसमें समझ में आ गया। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, और वो क्या है समझाते हैं। एक चीज़ होता है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब ये इतना भारी भरकम वर्ड क्या लिख दिया भाई, आधा लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट शायद बुक में भी नहीं लिखा था। ये हम 11-12 वाला बुक था, तो उसमें हम पढ़े थे, तो हमको ये वर्ड मिला था, तो हम उस वजह से ला रहे। तो वर्ड पे इतना मत जाओ, लिखना नहीं है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वर्ड को बस समझना है क्या लिखा हुआ। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, मतलब चार्ज हमेशा आपका इंटीजर मल्टीपल में, या तो आप उसको दे सकते हो, ट्रांसफर हमेशा जो होगा ना इंटीजर मल्टीपल में होगा। जैसे या तो एक का एक पूरा जाएगा, या तो दो पूरा जाएगा। ये आधा, डेढ़, 2.5, 1/10, 2/5 ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है ना, समझो कि चार्ज क्या है, इंसान जैसा है। जैसे मान लो इस घर है, ये घर है, ये भी एक घर है, थोड़ा बड़ा घर है, ठीक है, सेम घर है। अब इसमें एक आदमी रहता है, 2 आदमी रहता है, इसमें सिर्फ एक आदमी रहता है। ठीक है, तो अगर ये घर से अगर इस घर में
कोई जाएगा तो या तो एक आदमी पूरा उठ के जाएगा या तो दोनों आदमी उठ के चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी का सर यहीं है, हाथ यहाँ है और पैर यहाँ पे है, ऐसा नहीं होगा। आधा आधा उठ के कोई आदमी थोड़ी जाएगा, आदमी जाएगा तो पूरा जाएगा। अब हम यहाँ कोई मूवी का बात नहीं चल रहा ना, वो तुम लोग अलग कुछ ले लेगा नॉर्मल, कि भाई अगर एक घर से दूसरे घर को जाएगा तो एक आदमी पूरा उठ के जाएगा, वही चार्ज है हमारा। इंटीजर में बात होगा, या तो एक आदमी पूरा जाएगा, दो जाएगा, या सब उठ के चल जाएगा, ठीक है। ये आधा, 1.5, 2.5 कुछ नहीं होता, ठीक है। उसी को कहते हैं कि हमारा जो चार्ज होता है हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना, ठीक है। वो तो हमारा Q इजकल टू एन ई। अब Q क्या है? चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक। ये हमारा प्लस माइनस सिंपल साइन जो बताए थे, चार्ज एक पॉजिटिव साइन होता है कि नेगेटिव साइन होता है। पॉजिटिव साइन मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कमी है थोड़ा, और नेगेटिव साइन मतलब इलेक्ट्रॉन्स भर भर के हैं, ठीक। अब यहाँ एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ई क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद करके रखो, भरोसा करके मत रखो कि पेपर में कहीं ना कहीं ऊपर में लिखा होगा, याद कर लो यार, छोटा सा ही है। एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इतना चार्ज होता है, ठीक। इसको रट लो कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, ठीक है। अब आपके बुक में भी ना कुछ 6.25 करके कुछ लिखा हुआ है, वो समझाते क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, ठीक। ये नोट डाउन कर लो, ठीक। हम यहाँ आ रहे हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हम बोले 1.6, तो अब एक कूलम में कितना नंबर ऑफ चार्ज होगा? सिंपल नॉर्मल मैथ्स, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक चार्ज मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक चार्ज मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे सॉल्व हुआ? सिंपल भाई, देखा जाए तो -19 है, पूरा 19 उठ के ऊपर चल जाएगा, ठीक। अब ये एक इधर गया 10, अब यहाँ से क्या करो, ये 18 कर दो, यहाँ एक और 0 ऐड कर दो, और 100 को 16 से डिवाइड कर दो, तो ये कुछ आएगा हमारा 6.25, ठीक। ये हमको पता था, हम डायरेक्टली कर दिए, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 6.25 इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बहुत बच्चे को समझ नहीं आता ना भाई, ये 6.25 कहाँ से आया, तो ये सिंपल ये वाले मैथ से आया, ठीक है। हम समझाने के लिए इतना बताइए, बाकी आप कैलकुलेटर यूज़ करो, आपको फट से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब चार्ज के ऊपर जो भी बात था वो आपको समझ में आ गई भाई। चार्ज से सबसे इम्पोर्टेंट था ये वाला फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन वाला, ठीक। क्वांटाइजेशन भारी भरकम शब्द लग रहा है, याद मत रखो, बस समझो कि भाई इंटीजर मल्टीपल में आना जाना होता है चार्ज का, जो भी खेला होगा इंटीजर मल्टीपल पे ही होगा। जैसे मान लो इस घर में कुछ 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये उठ के पूरा ही जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, या तो एक जाएगा या तो कोई नहीं जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आधा, 1.5 कुछ नहीं होता है, या तो पूरा या तो कुछ नहीं आएगा, या तो 1, 2 ऐसे करके इंटीजर में ही बात होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर में, इन्हें नाम में है क्या है? करंट। करंट के ऊपर बात करते हैं। करंट सिंपल देखा जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है ना, वही हमारा करंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है गौर करना, ठीक है। करंट को हम लोग सिंपली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई, Q अपॉन T। Q हमारा है चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक। चार्ज, Q मतलब चार्ज, ठीक। ये फॉर्मूला है। और ज़रा समझो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड होता क्या है कि हमारा जो डिस्टेंस है ना वो किस रेट से चेंज हो रहा है हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब स्पीड क्या हो रहा है कि किस रेट से हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। उसी तरह हमारा करंट भी वही है कि किस रेट से हमारा जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आप इसको रिलेट करके देखा जाओ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप इसको अगर फर्दर और खोलोगे तो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू Q, Q वाला पढ़े थे, Q इज इक्वल टू
एन ई, तो आप इसको एन ई अपॉन टी भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक, अब ये करंट का ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। करंट का ऐसा यूनिट होता हमारा एम्पियर, और ये एक साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था उसका, एंड्रे एम्पियर। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें करंट वरेंट के बारे में मालूम चला होगा, तो उस पर हम लोग इसका यूनिट को रख दिए जिसका नाम है एम्पियर। ठीक, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक, अब 1 एम्पियर मतलब क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला बैठाओ भाई। कूलम का क्या होता है ऐसा यूनिट, चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट, कूलम होता है, और हमारा टाइम का सेकंड। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो तो हम लोग बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, क्या बोले हम, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि हाँ 1 एम्पियर करंट का फ्लो हुआ है। ठीक, अब करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, ठीक, उसको कहते हैं हम लोग एमीटर। ठीक, और इसको ना सर्किट के साथ ना सीरीज में लगाते हैं। अब सीरीज क्या है, सीरीज और पैरेलल एक दो चीज़ होता है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस अभी के लिए समझो कि एमीटर एक डिवाइस होता है करंट को मेजर करने के लिए, और इसको हम लोग सर्किट के साथ सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, अब सीरीज के बारे में हम फर्दर आपको बता देंगे कि होता क्या, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक, तो अब करंट में बेसिकली इतना ही कुछ है। अब हाँ, इसका स्मॉलर यूनिट भी देख लीजिए। स्मॉलर आपका क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। अब मिली माइक्रो का आपको समझ में आ ही गया होगा, -3 एम्पियर, -6 एम्पियर। ठीक है, अब इससे फर्दर इससे छोटा यूनिट होता नहीं है, हो भी सकता है, बट हम लोग को अभी इतना ही पढ़ना। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो पोटेंशियल के ऊपर ना हमारे पास 2 टॉपिक है, एक है हमारा पोटेंशियल अटा पॉइंट और एक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना हमेशा 2 पॉइंट के बीच में निकलता है। ठीक है, तो असल में होता क्या है कि जैसे मान लो आपका एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है अपना बी, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हैं। ठीक, +1 कूलम का एक यूनिट चार्ज दिए और उसको क्या किए, ए से बी तक ले गए। अब ए से बी तक ले जाने में जो अपना वर्क डन होता है ना, वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोले कि मान लो हम एक यूनिट चार्ज लिए 1 कूलम का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए इसको, और इसमें जो वर्क डन हुआ ना मेरा, वही हमारा इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वही बात है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन से ही आपका एक फॉर्मूला बनता है, वो हमारा है V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता है। ठीक है, बाद में आपको ऐसा यूनिट बताएंगे तब लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक प्यारा सा फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और असल में यहाँ से आप इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, वर्क का क्या होता है हमने जूल, और कूलम क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो ये आ गया हमारा जूल पर कूलम, जो कि हमारा होता है वोल्ट। ठीक, मतलब 1 वोल्ट का मतलब अगर 1 कूलम चार्ज को ले जाने में आपको 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो कहेंगे कि हाँ 1 वोल्ट का वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको और इजी समझने के लिए हम 2-4 एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो 2 कूलम का, ठीक है, और आपका वर्क डन जो है वो आपका हो रहा है 6 जूल का। तो अब सिंपल निकालो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है एसआई यूनिट इसका। ठीक, और ये पोटेंशियल होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का ना एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। और इसको ना सर्किट के साथ कैसे लगाते हैं, पैरेलल। ठीक है, और ये सीरीज पैरेलल क्या है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आप पहले इसको सॉल्व करिए। सिंपल आपका है, बेसिक आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अपना वर्क डन कितना है, 6 जूल, और आपका क्या है, क्या कहते हैं, आपका 2 कूलम चार्ज है, ये आ गया हमारा 3 जूल पर कूलम। तो ये हटके हो जाएगा वोल्ट। ठीक, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दोनों पॉइंट है, 3 वोल्ट।
या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दे और पूछे वर्क डन कितना हुआ। जैसे मान लो आपको वर्क डन ही निकालना है और दोनों के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, डेल मतलब डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया हुआ है मान लो 20, तो आपको बोला कि वर्क डन निकालो, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला W/Q, W = V/Q, V कितना है हमारा 20 और ये 2, तो ये हो गया हमारा 40 जूल, ठीक है। ये सिंपल आपको इस तरह से निकालना है। और अगर आपको और इजी समझना है तो जैसे मान लो कि आपका ए का पोटेंशियल है कितना 40 वोल्ट का और ये बी का कितना है 50 वोल्ट का। मान लो आप 1 कूलम का चार्ज लेके यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। वी बी माइनस वी ये कर देंगे जो कि हमारा 50 माइनस 40, या ये जाएगा हमारा 10 वोल्ट, मतलब दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट का, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको समझ आ गया तो ये वाला और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ आता है, अब पोटेंशियल एट द पॉइंट क्या होता है। तो हमने क्या किया ना, एक यूनिट टेस्ट चार्ज लिए, उसको लेके चल गए इन्फिनिटी में, ठीक है। कहाँ लेके चल गए भाई, एक यूनिट टेस्ट चार्ज है, मान लो 1 कूलम का चार्ज है, उसको लेके चल गए हम लोग कहाँ इन्फिनिटी में, एक पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे अपना एक पॉइंट है, यहाँ पे अपना कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है। इसके रेंज में लेके आना। और यूनिट टेस्ट चार्ज पता है क्या होता है, इतना ज़्यादा छोटा चार्ज ना, या आप उसको अगर कोई भी एक सराउंडिंग ऑफ चार्ज में लेके जाना तो वो अगल बगल जो चार्ज है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। इतना छोटा चार्ज, तो ये क्या है इन्फिनिटी पे है, और ये इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जो आपका वर्क डन होगा ना वही होगा हमारा पोटेंशियल एट द पॉइंट। या आप डेफिनेशन भी रीड कर सकते हैं, वही बोल रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे कन्वेंशन है क्या है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। क्या बोले, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, मतलब कि आपका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना है जीरो। तो सिंपल अगर मान लो इसको हम ए देते हैं मार्क और इसको देते हैं बी मार्क, ठीक है। तो क्या हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, हमारा वी ए माइनस वी बी हटा के यहाँ कर देते हैं, वी इन्फिनिटी रहने दो, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारा होगा वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक आने वाला, इन्फिनिटी से लेके ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, हमारा एक यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम क्या बोल रहे हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या है जीरो है, तो इसको आप हटा के जीरो भी कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, मतलब सिंपल आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिल गया, मतलब आपको ए का पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका निकला कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, लेकिन बेसिकली अपने को जरूरत इसका नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस का ही पड़ता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो करंट का फ्लो है ना, करंट का जो फ्लो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते ही होता है। अगर आप मान लीजिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोवाइड करो ना आप कोई भी सर्किट में, तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब करंट फ्लो कराने के लिए अपने को पोटेंशियल डिफरेंस सही चाहिए, अगर ये नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक तरफ जो कि हमारा ओम्स लॉ है। तो ये जानने से पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि भाई करंट फ्लो कराने के लिए ना अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नहीं देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट में उनको ये मालूम चलता है कि जैसे अगर मान लो जितना भी आपका फिजिकल कंडीशंस है, ठीक है, और आपका टेम्परेचर हुआ, अगर ये कांस्टेंट है ना तो आपका जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसे मान लो आपका जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट किया उससे हमको सिंपल सा मालूम चला कि भाई आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएगा आपका करंट का फ्लो भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल मालूम है कि आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब घटता है ना तो एक कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। और यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट क्या है आर, और आर क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वर्ड आया तो रेजिस्टेंस समझते हैं क्या है, यहाँ आपका फिगर भी बना दी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस समझते हैं, रेजिस्टेंस आप सिंपल समझो तो वो क्या है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट,
आई ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट का फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? सिंपल बोलने का तो बोल देगा हाँ भाई करंट फ्लो को रोक रहा है, पर असल में होता कैसे? तो डेप्थ में चलते हो समझते हैं। जैसे मान लो आपका एक मेटल का वायर है, ठीक है, इसको हम जूम आउट करके आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तभी आके आपका करंट फ्लो होता है, इतना आपको मालूम है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ फिक्स्ड आपका पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयंस होता है ना, इसका एक खूबी है कि भाई आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस दो ना दो, दोनों में अपना एक जगह फिक्स करके रखे हैं, ये बिल्कुल नहीं लेंगे। हमारा दिक्कत किसको होगा? दिक्कत मतलब जो घूमेगा क्या है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। वो नॉर्मली ऐसे भी अपना रैंडमनेस कहते रहे, जैसे देखो अभी ये यहाँ वहाँ कोई भी डायरेक्शन में घुमा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, आप एक पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिए, तो ये अचानक से ड्रिफ्ट होता है और सब एक डायरेक्शन की तरफ अलॉन्ग हो जाते हैं। तब होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पॉजिटिव आयंस है ये तो अपना एक जगह पे फिक्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इससे टकराएगा, फिर कोई कोई इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराएगा, तो ये सब कोलिजन जैसे होता है ना, आपका करंट का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और एक और बात, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो आपका करंट का फ्लो का डायरेक्शन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ से आर का दिखाते हैं, वी अपॉन आई, और वी का क्या होता है ऐसे यूनिट हमारा, वोल्ट ही होता है। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये वोल्ट है हमारा, और करंट का हमारा एम्पियर। तो यहाँ से आपका क्या आएगा यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर, जो कि हम लोग कहते हैं इसको ओम। ठीक है, और इसका सिंबल होता है ओमेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऐसा यूनिट। अब देखते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला हमारा है मटेरियल, कि भाई कौन सा मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, उसमें कितना नंबर ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हमारा फ्लो करेगा तो करंट का अपलोड ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा लेंथ, और ये जो क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लेंथ का। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ पे है, अगर मान लो ये इतना छोटा सा वायर है, इतना ही छोटा वायर है, अगर मान लो ये वायर बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया वायर, ठीक है, जैसे मान लो ये वायर इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव आयंस है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आपका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सही से फ्लो नहीं कर पाएंगे। अरे सिंपल है ना, समझो, आप जैसे नॉर्मल खाली रास्ता में जा रहे हो, आप आराम से बाइक निकाल ले, अब मान लो ट्रैफिक कोई जाम हो गया बेचारा, तो बहुत सारा गाड़ी इधर उधर रहेगा, तो आपको बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा, आपको ऐसे ऐसे करके आना पड़ेगा, तो आप सही से नहीं जा पाओगे, आपको कुछ चीज़ रजिस्ट करेगा जाने में। तो ये भी वही चीज़ है, तो मान लो छोटा सा पाथ है तो निकल जाओगे, वही अगर रूट लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, आपको और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये लेंथ वाला केस भी यहाँ पे वही है। ठीक है, अब तीसरा आपका दिक्कत है क्या, दिक्कत बोर्ड है जिसमें डिपेंड करता है, वो है हमारा एरिया। अब एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब वो कैसे, जैसे मानो ये तो छोटा सा था, तो यहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, अगर मान लो इसका एरिया हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया इसका बढ़ा दिए, तो गैप कितना ज़्यादा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, गैप ज़्यादा बढ़ गया तो आराम से कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो आराम से निकल सकता है, तो रेजिस्टेंस वगैरह इसमें कम होगा, क्योंकि कोलिजन वगैरह इसमें कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। और लास्ट आपका एक और फैक्टर है, वो हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर के बारे में तो हमको नहीं लगता कुछ बताना चाहिए, आप अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो हो जाएगा ये चीज़ कि देखो भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, का रैंडमनेस बढ़ता है, मतलब रैंडम जो भी मोशन होता है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो आप बॉयल भी कहते हैं ना वाटर को, तो पहले नॉर्मल टेम्परेचर में कुछ नहीं होगा, बट जैसे आप उसको बॉयल करने लगा, मतलब आप उसको हीट देते रहो, देखते नहीं हो बबल वगैरह फूटने लगता है, तो अंदर का जो भी आपका एटम सेट होता है ना, वो रैंडमनेस उसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि आपका, आप इसमें ज़्यादा हीट दोगे तो इसमें भी रैंडमनेस बढ़ जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लग जाएगा, तो पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो करेगा, उसमें दिक्कत आएगा, तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ये वाले दो फैक्टर से हम लोग इसका रिलेशन वगैरह निकाल सकते हैं कि भाई क्या बोले हम, कि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा एरिया का। तो अब यहाँ से आपको पता है कि
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो एल अपॉन ए, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा एरिया का। अब ये वाला चीज़ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट यहाँ पे है रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं ये क्या है, रो, इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी कह लो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो रेजिस्टिविटी होता है ना, ये अपना अपना मटेरियल होता है, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर बताना कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये असल में रो ही है, ठीक है, रेजिस्टिविटी कि ये भाई आपको मतलब नहीं कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, इसको मतलब है भाई मटेरियल कौन सा है। अब अगर वो सेम मटेरियल है ना तो वो सब उसका रेजिस्टिविटी सबके लिए सेम रहेगा, समझाते हैं उसको अच्छा से, ठीक है। जैसे मान लो क्या बोले कि ये मान लो कॉपर है, इतना बड़ा वायर है, अरे क्या इतू सा, ये भी कॉपर का ही है और ये भी कॉपर का ही है, तो दोनों का जो रेजिस्टिविटी होगा ना वो दोनों का सेम होगा। और वही अगर हम यहाँ पे मटेरियल बदल देते हैं, जैसे मान लो ये हटा के हम ये मान लो ये सिल्वर का, तो हाँ ये सेम नहीं रहेगा, ये मान लो रो 2 हो गया, ये रो 1 हो गया, ठीक है, ये दोनों अलग रहेगा। लेकिन अगर मटेरियल सेम है तो भाई शेप कुछ भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, चौड़ा, उससे मतलब नहीं है, आपका रेजिस्टिविटी सेम रहने वाला है, ठीक है। अब कोई लोग होगा कि भाई ये जैसे मान लो अगर हम रेजिस्टिविटी का क्या कहते हैं ऐसा यूनिट निकाला जाए, ठीक है, RA/L, ठीक, ये आ रहा हमारा रो का फॉर्मूला, ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर लो, ठीक है। तो ये आपको मालूम चल रहा है कि इससे मालूम चल रहा है कि आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एरिया का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा लेंथ का, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये दोनों फैक्टर पे भी तो डिपेंड करा, आप बोल रहे कि नहीं डिपेंड करा शेप साइज पे, ऐसा कैसे। देखो अगर मान लो ये कॉपर का वायर है, ठीक है, हम इसको खींच के क्या कर दिए, लंबा कर दिया, और जैसे मान लो इसका लेंथ है L और इसको हम लंबा कर दिए, ठीक है, लंबा कितना कर दिया, 12 हो गया, ठीक है। तो क्या इसका एरिया भी सेम रहने वाला है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा क्या, कि अगर मान लो इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया A रहेगा क्या, सोच के बताओ। सिंपल बात है, नहीं रहेगा भाई। अगर ये तो नहीं है, हम इसको खींच के लंबा कर दिया तो ये 2L हुआ, लेकिन इसका जो एरिया होगा वो भी तो घट जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका असल में देखो यही वाला वायर है आपका, और आप इसमें कितना भी शेप साइज चेंज कर लो, ये इसका वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अच्छे से इसको लिख दिया जाए कि आपका जो रेजिस्टिविटी होता है ना, ये आपका कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला आपका है मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा है, और दूसरा अपना है टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें भी एक दो कौन सा आपका मेटल का केस में क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका सेमीकंडक्टर है तो उसमें क्या होता है ना, आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो आपका रेजिस्टिविटी क्या है, वो घटे आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको हायर ऐसे भी मालूम चलेगा, लेकिन आपको अगर फिर भी जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्या कहते हैं, आपका जो रेजिस्टिविटी होता है इसका ऐसा यूनिट बताना भूल गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, RA/L, ठीक। तो आपका R का क्या होता है ऐसा यूनिट, ओम, ठीक। और आपका एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये आपका मीटर लेंथ में आएगा, ठीक। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया क्या, ओम मीटर, ये हमारा क्या है ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का, या आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, सेम ही नाम है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, अब बात करते हम लोग ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। तो ग्राफ से हमारा दो ग्राफ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाले चैप्टर से ये दो ग्राफ ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे देखो IV ग्राफ, VI ग्राफ दोनों सिमिलर दिखता है और दोनों में ना अगर आप प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही देता है, ठीक है। बट इसको समझना है और अच्छे समझना है कि भाई आपको एग्जाम में अगर आ गया तो आपको वो ट्रिक क्वेश्चन में दे तो आप अच्छा सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो एकदम टोट के समझेंगे, ठीक है। तो ये से ये है ग्राफ, ठीक है। IV ग्राफ, जैसे मान लो आप जो भी करंट का वैल्यू आ रहा है
आप इसको वाई एक्सिस पे ले रहे हो, वाई एक्सिस पे ले रहे हो, और हमारा जो वी वाला है वो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो आप ले रहे हो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उसी तरह इसका वाइस वर्सा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो अब ये ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। आपका स्लोप कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका क्या करना है, सिंपल कोई भी 2 पॉइंट ले लो, यहाँ का एक पॉइंट ले लो ए और यहाँ कोई पॉइंट ले लो बी, ठीक है। अब लाइन्स को जोड़ो, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसको हम दूसरे कलर का मार्कर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। आपको यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक। अब आपको क्या क्या मालूम है इसमें ज़रा सोचो। आप ये निकाल सकते हो और ये निकाल सकते हो, कैसे? ये आपको जो भी आपका मान लो, ये मान लो 0.2 ये 0.1 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको ये वाला लेंथ मिल जाएगा। ऐसे निकालते हो ना, आपको एक पॉइंट मालूम है, एक पॉइंट मालूम है, अगर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ये असल में डिस्टेंस क्या है हमारा, डेल आई, मतलब डिफरेंस ऑफ आई, ठीक है। और ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। और ये वाला क्या है, बेस। और ये क्या है हमारा डेल वी। सिंपल कैसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट जो भी आएगा, मान लीजिए आपका ये 5 है या आपका 3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। और उसी तरह अगर मान लीजिए 2 है, ये 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब सिंपल बात है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा है जो रेशियो देता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर, कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देता है? आपको मालूम है टैन थीटा, ठीक। अब टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, डेल आई अपॉन डेल वी, ठीक है। अब ओम्स लॉ आपको याद आ रहा होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से R निकालने जाओगे तो क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, लेकिन ये तो असल में उल्टा आ रहा है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू आई अपॉन V, ठीक है। तो आपको ये वाला चीज़ मालूम चल रहा है। और ये वाला जो चीज़ होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को कहते हैं हम लोग कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसका भी एक ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है हमारा कंडक्टेंस, क्या है, रेसिप्रोकल है हमारा रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का क्या है हमारा ऐसा यूनिट, ओम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम पर मीटर। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ये तो इसका सिंबल हुआ, एक और नाम से भी आता है, इसको कहते हैं साइमन, ठीक है। या तो आप ये सिंबल लिख सकते हो, या इसका नाम है साइमन, और इसका भी अलग से सिंबल है कैपिटल एस, ठीक है। कंडक्टेंस कहते हैं इसको। अब ये तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस। अब जो रेजिस्टिविटी पढ़े थे ना, उसका भी एक रेसिप्रोकल है, तो उसका भी अलग से नाम है। अब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसका भी यूनिट देख लेते हैं, क्या होता है ये हमारा ओम मीटर होता है, ठीक। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन पर मीटर। ये वाले पार्ट के तो साइमन बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ से समझ लिए कि ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग साइमन, तो ये हो जाएगा साइमन पर मीटर, ठीक है। ये कंडक्टिविटी का। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये दोनों है कि हम, तो समझो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब बताएगा कि आप, ये बता रहा है कि आपको करंट का कितना रेजिस्टेंस मिलने वाला, मतलब करंट कितना रुक रुक के जाने वाला। उसी तरह इसको उल्टा क्या है, कंडक्टेंस, मतलब ये बताएगा करंट कितने अच्छे से फ्लो कर पाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या बता रहा है कि कितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन इसको मिलेगा, कितना वो देर से पहुंचेगा वहाँ पे। और कंडक्टेंस उल्टा बताएगा कि भाई कितना जल्दी वो पहुंच जाएगा, कितना आसानी से वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इस वाले पार्ट से आपको क्या मिला, 1 अपॉन आई वी है, क्या मिला, 1 अपॉन आर, जो कि हमारा क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है। और उसी तरह हम लोग ये निकालते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट लेना है, एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, ये मान लो सी ले लो, डी ले लो। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डेल वी, और ये हो जाएगा डेल आई। और टैन थीटा क्या होता है, स्लोप, मतलब आपका ये वाला एंगल निकालो ना, कितना ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल वी डेल आई, ये हमारा क्या होता है, आर होता है, ठीक। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो आपका वी आई ग्राफ है ना, ये आपको रेजिस्टेंस देता है, लेकिन आपका जो आई वी ग्राफ होता है ना, ये इसको उल्टा देता है, क्या देता है, कंडक्टेंस देता है, ठीक है। तो आपको ना एग्जाम में ट्रिक करता है, पूछता है कि
आपको दो ग्राफ दे देगा, ठीक है, कि मान लीजिए ये एक ऐसा ग्राफ, ये हमारा मान लीजिए ये आई वी ग्राफ है, और ये दे देगा वी आई ग्राफ, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी दे सकता है। अब बोलेगा ये एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये एक चीज़ का वैल्यू है, ठीक है। अब दोनों में से मान लीजिए ये ए है, बी है, और इसमें भी मान लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हमारा क्या है, वी आई ग्राफ, इसमें भी दो तो वैल्यू है, एक छोटा एक बड़ा, ये है ए और ये है बी। अब पूछेगा कि इसमें बताओ कि भाई रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है। तो देखो समझने का क्या है ना कि आपका जैसे जितना ज़्यादा स्लोप होगा ना उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा, किसमें, वी आई, मतलब ग्राफ, मतलब वी आई ग्राफ में आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब वो छोड़ो, सिंपल समझो, आपका ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा ना उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। आप वो स्लोप जो भी देगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा उसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा, किसका वैल्यू बढ़ेगा, कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस आपका कम होगा। उसी तरह आप अगर वी आई वाला ग्राफ देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर स्लोप बढ़ेगा ना, स्लोप मतलब क्या, आपका रेजिस्टेंस, तो ठीक है, आपका जितना ज़्यादा स्लोप बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों आपका उल्टा उल्टा चलता है, ठीक है। तो अगर आपको आई वी ग्राफ देगा ना, तो अगर आपका जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। उसी तरह आपको अगर वी आई वाला ग्राफ दिया, ये वाला ग्राफ दिया, और इसमें बोला दो आपका ग्राफ दे देगा, दो लाइन्स देगा, बोलेगा दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा, तो ए वाले पार्ट का ज़्यादा होगा। हम यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कौन है, बी का ज़्यादा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका ए का ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में छाप लेना कि आपको ग्राफ कौन सा दिया, आपको आई वी वाला ग्राफ दिया या फिर वी आई वाला ग्राफ दिया, ये आपको अच्छा समझ में आना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो एक है हमारा सुपर कंडक्टर, और बाकी हमारा कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर समझते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो असल में आपको मालूम है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों साथ साथ चलता है, कि आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। लेकिन होता क्या है ना, कोई कोई मटेरियल ऐसा होता है ना कि मान लो आपका टेम्परेचर घट रहा है ना, तो रेजिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से घटने लग जाता है, और घटते घटते क्या होता है, वो जीरो पहुंच जाता है, मतलब रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो जाएगा। कि अगर आप ना वो मटेरियल को एक बार पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए, तो उसके बाद अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस हटा भी देंगे ना तो भी करंट फ्लो होते रहेगा, मतलब आप ऐसा इस लेवल तक समझ जाओ, ऐसा चीज़ होने वाला। और रेजिस्टेंस जीरो मतलब होता है ना, कंडक्टिविटी आपका क्या कहता है, इंस्टेंटली हो जाएगा। जैसे मान लो कंडक्टेंस का क्या था, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया जीरो, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आपका कनेक्टिविटी क्या हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप अगर एक बार भी उसको पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो फिर आपका करंट फ्लो होते ही रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हो कि मरकरी को अगर आप 4.2 केल्विन के नीचे लेके आओगे तो वो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। लेड है आपका, उसको आप अगर 7.25 से केल्विन से नीचे लेके आओगे तो बाकी आपका न्यूबियम भी वैसे ही ऐड करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता ऐसा होता है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग इसको ला नहीं सकते, एज इतना कम टेम्परेचर हम लोग ला नहीं सकते हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते एज अ सुपर कंडक्टर। अगर ऐसा हुआ कि हम लोग इसको नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग का होता है उसमें अगर इसको ला पाए जीरो रेजिस्टेंस, तो आपका जो जितना भी होता है ना हाई अप्लायंस जिसमें मोटा मोटा तारे आता है, वो असल में एक सिंगल वायर ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा हुआ कम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग रहते हैं। बट ऐसा बहुत देख रहे हैं आप, इसका टेम्परेचर देख रहे हैं कम है, इतना लाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो तो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे लैब में, ऐसा टेम्परेचर ला के तब जाके हम लोग को देखने मिला था कि भाई जीरो रेजिस्टेंस ज़्यादा भी कुछ चीज़ होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मटेरियल वगैरह कौन कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल है, कनेक्शन वाला जो हमारा बिजली का तार वगैरह बिकता है ना घर वगैरह में, उसमें लोग लगाते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम का, ठीक है। और कॉपर एल्यूमिनियम में क्यों लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग को चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसका कम हो, मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा ना उसमें करंट फ्लो अच्छा से करेगा, तो लॉस हो ज़्यादा नहीं होगा करंट का। तो हम लोग को वही चाहिए, अगर हम लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला लगा देंगे तो फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो हमें हमारे लॉस है। बट ये दोनों से भी ना ज़्यादा एक तो है मटेरियल जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, और वो है सिल्वर। बट हम लोग सिल्वर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, ठीक है। कल को लगा दिया हम लोग घर में, कोई भी रईस आदमी लगा दिया, देख रहे उसका घर का सारा तार चोरी करे चल जाए, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा होता है रेजिस्टेंस वायर, जो कि हमारा सर्किट वगैरह में लोग आते हैं प्रैक्टिकल वगैरह में, ठीक है। वो होता है हमारा मैग्नेटिक का, एक होता है कॉन्स्टेंट का, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है सबको मालूम है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जैसे मान लो आपका घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब वैसा मान नहीं रहे, बस आपको एग्जांपल दे, अगर शॉर्ट सर्किट होता है ना तो क्या होता है ना,
अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है। तो अगर वो आपको कोई भी अप्लायंस में या फिर कहीं भी गया तो फिर आग वाग भी लग सकता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो क्या होता है, हम लोग ऐसा फ्यूज़ वगैरह बनाते हैं, ऐसा वायर, ठीक है। तो एलॉय क्या रहता है हमारा, लीड और टिन का, मतलब मिला के बनाते हैं, ठीक है। इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा। मतलब मान लो अचानक को कल को शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो करंट फ्लो ज़्यादा करेगा, करंट फ्लो ज़्यादा करेगा तो वो रेजिस्टेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ कोलिजन ज़्यादा होगा, मतलब हीट वीट ज़्यादा हो जाएगा। और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, तो ज़्यादा हीट हुआ तो वो खुद से जल जाएगा, पिघल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो हमारा जितना भी अप्लायंस है वो बच जाएगा, ये खुद को कुर्बान करके बाकी सबको बचा लें, ठीक है। और ये छोटा सा ये होता है कि आप क्या करते हैं, आपका बोर्ड वगैरह में देखोगे छोटा सा रहता है, फ्यूज़ निकल भी आता है, लग भी आता है, तो आप मार्केट से आके नया ले लीजिए। दूसरा होता है हमारा बल्ब फिलामेंट। अभी तो हम लोग का तो बल्ब होता है, वो तो एलईडी वगैरह होता है, ठीक। बल्ब मतलब वो वाला होता है जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, इनफैक्ट अभी भी कहीं कहीं यूज़ होता है, ठीक है, ऐसा वाला बल्ब, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग फिलामेंट, ठीक है। और ये फिलामेंट कौन सा मटेरियल का होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। और ये दूसरा होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट, जो भी होता है हमारा हीटर वीटर, जिसमें हम लोग का वायर वायर वगैरह रहता है, हम लोग इससे हाथ वाथ सीखते हैं, वो होता है हमारा नाइक्रोम वायर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो हम होप करते हैं कि हमको जिस लेवल पे ला चैप्टर समझ में आया था उस लेवल पे आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता कहीं में भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस क्या कहते हैं वीडियो के नीचे ना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इनफैक्ट वहाँ जाके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी हो गया, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। आपका एकेडमिक हुआ या लाइफ से रिलेटेड हुआ, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। मैं एज अ मेंटर आपको गाइड कर सकता हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।